नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज में अपन मूल अधिकार के टॉपिक पर बात करेंगे। आज मूल अधिकारों में जाने से पहले अपन अधिकारों के बारे में समझते हैं और अधिकारों से आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की डेफिनेशन समझते हैं। अधिकार की परिभाषा यह है कि अधिकार व्यक्ति के लिए आवश्यक तत्व होते हैं। अधिकार व्यक्ति के लिए आवश्यक तत्व होते हैं, इतने आवश्यक होते हैं कि यदि ये तत्व प्राप्त नहीं हो, यानी अधिकार व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो, तो व्यक्ति का विकास ही संभव नहीं हो सकता। कैसा विकास? चहुमुखी विकास संभव नहीं हो सकता। चहुमुखी विकास में क्या क्या आ गए? तो 4 पॉइंट। न तो व्यक्ति का भौतिक विकास हो सकता है, न बौद्धिक विकास हो सकता है, न नैतिक, न आध्यात्मिक। यानी अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अधिकार व्यक्ति के लिए ऐसे आवश्यक तत्व होते हैं जिनके बिना व्यक्ति का चहुमुखी विकास यानी भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास संभव ही नहीं है। और यदि आसानी से इसे समझें तो ये मान लीजिए कि एक बच्चा है, उसे बचपन से ही एक कमरे में कैद रखा गया है, कभी उसको बाहरी दुनिया दिखाई नहीं गई। उसका नहाना, धोना, खाना, पीना सब उस एक कमरे में ही होता है। पहली बार उस व्यक्ति को बाहर निकाला जाता है जब वो 7-8 वर्ष का हो जाता है। क्या उस व्यक्ति का कोई शारीरिक विकास हो सकता है? क्या बौद्धिक विकास होगा उसका आध्यात्मिक विकास या नैतिक विकास, यानी वो क्या गलत है क्या सही है इसको समझ ही नहीं पाएगा। तो ये है अधिकार। अब अधिकारों के संबंध में क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में से कौन सा संवैधानिक अधिकार है, निम्न में से कौन सा सांविधिक अधिकार है, या RSIS के एग्जाम में छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, डेफिनेशन लिखिए जी। तो देखो, नाम में ही इनका अर्थ छिपा हुआ होता है। जैसे प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार कौन से अधिकार होते हैं? ऐसे अधिकार प्राकृतिक अधिकार कहलाते हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, जो प्रकृति ने दिए हैं मनुष्य को, प्रत्येक जीव को। जैसे शुद्ध हवा श्वास लेने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। कोई भी व्यक्ति किसी के प्राणों को नहीं छीन सकता है क्योंकि प्राण अपने को प्रकृति ने दिए हैं। तो ये अधिकार प्राकृतिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। फिर अपन बात करें संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक नाम से पता चल रहा है, ऐसे अधिकार संवैधानिक अधिकार कहलाते हैं जिनका वर्णन संविधान में किया गया है। ऐसे अधिकार संवैधानिक अधिकार कहलाते हैं जो संविधान द्वारा दिया गया है व्यक्ति को। और एक आता है सांविधिक अधिकार, समझ लेना। अभी मैंने बताया वो है संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। अब अपन बात करते हैं सांविधिक अधिकार की, स्टैट्यूटरी राइट्स। सांविधिक में विधिक कानून की बात की जा रही है, यानी ऐसे अधिकार जो कानून द्वारा दिए जाते हैं। संविधान में उल्लेख नहीं है लेकिन कानून बना करके दिए गए हैं। कानून बनाने का काम किसका होता है? विधायिका का। कानून बनाने का काम विधायिका का होता है। जैसे भारत में कानून बनाने वाली विधायिका जो संस्था है वो केंद्र में तो है संसद, और राज्यों में राज्य विधानमंडल। राज्यों में राज्य की विधायिका और केंद्र में केंद्र की विधायिका। अगर संसद कोई भी कानून बना देती है और व्यक्ति को अधिकार दे देती है तो वह सांविधिक अधिकार, स्टैट्यूटरी राइट्स कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन लीगल राइट्स कहलाते हैं। जैसे अपन एग्जांपल की बात करें तो सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, एक कानून बनाया गया 2005 में और अधिकार दे दिया। कैसा अधिकार है? सांविधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। फिर अपन बात करें तो अपने टॉपिक पर आते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या होते हैं जी? तो मूल अधिकारों का भी वर्णन संविधान में होता है, लेकिन मूल अधिकारों को संविधान द्वारा गारंटी दी जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि मूल अधिकार किसे कहा जाता है, और ऑप्शन में शब्द मिलता है अपने को परमानेंट गारंटी। संविधान द्वारा गारंटी दी जाती है, और गारंटी को हिंदी में क्या बोलते हैं जी?
गारंटी को हिंदी में कहा जाता है प्रत्याभूति दी जाती है। ठीक है, हो सकता है आपने प्रत्याभूति शब्द ना सुना हो, लेकिन गारंटी शब्द जरूर सुना होगा। तो हिंदी में कहा जाता है प्रत्याभूति। अब गारंटी का मतलब ये है कि अपन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं, जबकि लीगल राइट में क्या होता है, एक हायरार्की होती है। पहले अपन स्थानीय जो मुंशिफ न्यायालय होते हैं उसमें अपील करते हैं, मुंशिफ न्यायालय उसको जिला न्यायालय में भेजता है, जिला न्यायालय उसे हाई कोर्ट में भेजता है अपील को, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाता है। एक हायरार्की होती है, एक पद सोपान होता है। जबकि मूल अधिकारों में अपन डायरेक्ट अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत अपन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। अब कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं वो अपन देखते हैं। उसके पहले मौलिक अधिकारों का जो कॉन्सेप्ट है ये भारतीय संविधान के भाग 3 में है, और मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में लिए गए हैं अमेरिकी संविधान से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और भारतीय संविधान में इनका वर्णन अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 में किया गया है। अनुच्छेद 12 में बताया गया है राज्य की परिभाषा। क्या है राज्य की परिभाषा? राज्य किसे कहा जाता है? अब यहाँ पर जो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है, इसका तात्पर्य है कि भाग 3 में जो मौलिक अधिकार हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपन डायरेक्ट अपील कर सकते हैं, उसमें अपील कर कौन सकता है? तो इसमें कहा गया है कि जो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है वो सब मूल अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। अब ये किसे राज्य की परिभाषा में माना गया है? तो केंद्र की विधायिका कार्यपालिका, राज्य की विधायिका कार्यपालिका और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा भी और जो संस्थाएं होती हैं, इकाई होती हैं, समूह होते हैं, कोई एनजीओ हो गया, वो भी मूल अधिकारों के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में आता है, यानी मूल अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। अनुच्छेद 13 देखते हैं अपन। अनुच्छेद 13 में जो लिखा है, इसको पढ़ने से पहले अपन एक बेसिक सी बात करते हैं ताकि ये अनुच्छेद अपने को अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, देखेंगे कहाँ से, सुनिएगा, सुनिए आप। अनुच्छेद 13 ये कहा गया है, अपन ने एक अधिनियम पढ़ा था, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 में 321 अनुच्छेद थे। जब अंग्रेजों ने बनाया ये अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935, तो इसमें अनुच्छेद डाले 321। अब 321 अनुच्छेद में 250 के लगभग अनुच्छेद, लगभग क्या मतलब 250 अनुच्छेद ही भारतीय संविधान में शामिल कर लिए, हूबहू शामिल कर लिए, कोई चेंजिंग नहीं की इसमें अपन ने। लेकिन हो सकता है कि गलती से अपन ने कोई ऐसा प्रावधान शामिल कर लिया संविधान में कहीं पर भी जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है, जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, जो मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है। अंग्रेजों ने यह माना जाता है कि उन्होंने अपना शोषण किया, कानून बनाए वो ऐसे बनाए कि भारतीय जनता को गुलाम बना करके रखा। तो हो सकता है कि कोई ना कोई ऐसा प्रावधान अपन ने गलती से शामिल कर लिया जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। एक तो ये बात। तो जहां तक उस मौलिक अधिकार का हनन होगा वहां तक का कानून हटा दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, या उसको ऐसा माना जाएगा कि ये ढका हुआ है संविधान में। क्या ऐसा माना जाएगा कि इस लाइन में इतनी सी बात है जो मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, तो इस लाइन को हटा दो और बाकी के लाइन को ऐसे कैसे रहने दो, ये मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करती है। ऐसा कुछ प्रावधान अनुच्छेद 13 में किया गया है। अब इसको पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। उसके अलावा वर्तमान में भी यदि संसद कोई ऐसा कानून बना देती है जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है वर्तमान में भी, तो उसको भी भारत का न्यायपालिका निरस्त घोषित कर सकता है। अब देखते हैं इसमें क्या है। तो देखो, अनुच्छेद 13 में एक तो आता है आच्छादन का सिद्धांत। एक लाइन में जब आप पढ़ोगे तो ऐसा लिखा हुआ देखोगे, आच्छादन का सिद्धांत या पृथक्करण का सिद्धांत,
आच्छादन का सिद्धांत या पृथक्करण का सिद्धांत, और एक होता है अल्पीकरण का सिद्धांत। आच्छादन का मतलब होता है ढका हुआ। अब ढका हुआ किसे माना जाएगा? ऐसे किसी भी कानून को जो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, उसे उस सीमा तक, किस सीमा तक, जहाँ तक वह कानून का उल्लंघन कर रहा है, हनन कर रहा है, वहाँ तक क्या समझा जाएगा? ढका हुआ समझा जाएगा, आच्छादित समझा जाएगा। पृथक्करण का मतलब होता है अलग करना, पृथक, अलग करना। किसे अलग किया जाएगा? उस कानून को अलग किया जाएगा जो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। बात वही है, ठीक है, केवल थोड़ा सा फर्क है, इतना डीप में आपको जाने की जरूरत है नहीं अभी केवल आप इतना समझिए कि आच्छादन का मतलब है कानून को ढका हुआ समझा जाएगा। कहाँ तक ढका हुआ समझा जाएगा? जहाँ तक वह मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है। उसे पृथक समझा जाएगा, अलग समझा जाएगा। कहाँ तक अलग समझा जाएगा? जहाँ तक वह मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। और एक शब्द और आता है अल्पीकरण। अल्पीकरण का मतलब होता है कम करना, अल्प, यानी कानून को उस सीमा तक कम किया जाएगा जिस सीमा तक वह मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। इतनी सी बात आप समझ लीजिए, ठीक है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अनुच्छेद 13 के तहत आच्छादन का सिद्धांत है, पृथक्करण का सिद्धांत है, अल्पीकरण का सिद्धांत है। यानी संसद ऐसी कोई भी विधि, ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती है जो मौलिक अधिकारों का हनन करे। यदि ऐसा कोई कानून है तो उसे आच्छादित समझा जाएगा, उसे पृथक समझा जाएगा, उसे अल्प समझा जाएगा। अब इसमें क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं अपन। ऐसी कोई विधि जो मूल अधिकारों से असंगत हो वह असंगति की सीमा तक शून्य होगी। संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती है जो मूल अधिकारों से असंगत हो। यदि संसद ऐसा कानून बनाती है वह भी असंगति की सीमा तक क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, ये बात इसमें कही गई है। अब यहाँ पे वर्ड आया विधि। विधि की परिभाषा, यहाँ पर विधि है तो विधि होती क्या है? देखो, विधि यानी कानून। कानून क्या होता है? तो कानून बनाने की वैसे जिम्मेदारी है भारतीय विधायिका की। अब केंद्र सरकार की विधायिका संसद और राज्य की विधायिका राज्य विधानमंडल। तो यदि केंद्र की संसद या राज्य की विधानमंडल कोई कानून पारित कर देती है तो वो क्या होगा? विधि के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देता है। अध्यादेश अपन आगे पढ़ेंगे। जैसे हाल ही में 2 दिन पहले ही एक अध्यादेश जारी किया गया राष्ट्रपति के द्वारा कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, यदि ऐसा कोई हमला अब किया जाएगा तो उसमें 7 साल की सज़ा होगी और गैर जमानती कानून है, कोई जमानत नहीं होगी, यानी केस ही खारिज हो जाएगा, सुनवाई ही नहीं होगी उसकी। तो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश के तहत अध्यादेश राष्ट्रपति की तरह राज्यों में राज्यपाल भी जारी कर सकता है। कोई कानून है, उस कानून में कोई कानून जोड़ दिया जाता है, उपविधि कहलाती है। कोई नियम, विनियम, परंपरा, रूढ़ी, ये विधि के अंतर्गत आते हैं। या कोई आदेश जारी किया जाता है वो भी विधि के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत शामिल होता है। अब अपन बात करें तो भारतीय संविधान में जब संविधान बना था तो मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो हुआ था 1978 में, 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया और एक लीगल राइट बना दिया गया, यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया, लीगल राइट बना दिया। संपत्ति का अधिकार एक तो अनुच्छेद 31 में था, मौलिक अधिकार थे तब, और एक आता है अनुच्छेद 19(1)(च) में, जैसे चम्मच वाला। तो 19(1)(च) में संपत्ति का अधिकार था। इसे 44वें संविधान संशोधन जो कब हुआ? 1978 में, इसके द्वारा मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और एक लीगल अधिकार, कानूनी अधिकार बना दिया। कहाँ बना दिया? भाग 12 के अंतर्गत। भाग 12 में अनुच्छेद 300 क में इसे मौलिक अधिकार बना दिया। अनुच्छेद 300 क में इसे मौलिक कानूनी अधिकार बना दिया। अब इससे क्या फ़र्क पड़ा? तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में कानूनी मौलिक अधिकारों की परिभाषा में बताया है कि मौलिक अधिकार के तहत कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है और अनुच्छेद 200
26 के तहत हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। अब इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया, यानी ये एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब कानूनी अधिकार में एक हायरार्की होती है। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हो। आप पहले स्थानीय न्यायालय में जाओगे, फिर जिला न्यायालय में जाओगे, जिला न्यायालय उस अपील को हाई कोर्ट में भेजता है, फिर हाई कोर्ट उस अपील को सुप्रीम कोर्ट में भेजता है। तो आप डायरेक्ट अपील नहीं कर सकते हो। ये फ़र्क पड़ गया कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकार में। तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? एक कानूनी अधिकार है। अनुच्छेद 300 क में है। मूल संविधान में ये अनुच्छेद 19(1)(च) और अनुच्छेद 31 में शामिल था, तभी एक मौलिक अधिकार था। वर्तमान में कानूनी अधिकार है, अनुच्छेद 300 क में है और भाग 12 में है। इस प्रकार वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या हो जाती है 6। अब 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं जी? समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, जिसे अपन समानता का अधिकार कहते हैं। देखिए, समता का अधिकार और समानता का अधिकार में फ़र्क है, मामूली सा फ़र्क है, लेकिन बहुत ही काम की बात है। समानता मतलब सब लोग समान हो, यह है समानता का अधिकार। और समता का अधिकार समान के साथ समान व्यवहार करना और असमान के साथ असमान व्यवहार करना समता का अधिकार कहलाता है। जैसे देश आज़ाद हुआ तब एक ऐसा वर्ग था जिसके साथ में भेदभाव किया जाता था, यानी उसके साथ में असमानता बढ़ती जाती थी। तो जो समान लोग तो अपने रिजर्वेशन दिया, आरक्षण का प्रावधान किया कि सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। या समता के अधिकार में अपन बात करें, महिलाओं के लिए अलग से सीटें रिजर्व होती हैं, SC ST के लिए सीटें रिजर्व होती हैं। ये समता के अधिकार का परिचायक है कि समता के अधिकार का परिचायक है, न कि समानता। समानता में सबको समान का दर्जा दिया जाता है, जबकि समता में क्या होता है? समान के साथ समान व्यवहार किया जाता है और असमान के साथ असमान व्यवहार। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार 29-30। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, यहाँ से कानूनी अधिकार बना दिया गया। और 6वां मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अपन डिटेल में देखेंगे, एक एक वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।